हेलो भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 है ना। ये कौन सा है? पार्ट 2। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 किया है। इसके अलावा हमने वास्तविक संख्या का परिचय भी देखा है ना, जिसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर उसे देख लें। परिचय अगर आप देख लेंगे तो इससे जो है वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डाउट हैं, सब आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि सारी प्रश्नावली के प्रश्न जो हैं, आप चाहे वो 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, सबके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। परिचय में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किया। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है कि देखो एचसीएफ कितना 306 और 657 का कितना दिया गया है 9, और एलसीएम हमें 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसके लिए जब मैं परिचय यानी कि वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला हमारा था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला वहां पर आपको बताया गया था और इससे संबंधित क्वेश्चन भी बताए गए थे। अब यहाँ देखो, तो ये जो एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना है 9। एचसीएफ एलसीएम हमें क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है। पहली संख्या हमारी हो जाती है 306 और दूसरी संख्या हमारी हो जाती है 657। सबको पुटअप कर दिया। अब हमें निकालना है क्या? एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ देखो 306 गुना में है 657, तो यहाँ पे एलसीएम के साथ 9 का गुना था, तो इधर आएंगे तो हम 9 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब देखो ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है 3 से, है ना। तो 3 कलम 3 0 किया, 3 गुना के 4, और ये हमारा कर जाएगा 3 तिरिक का 9। फिर देखो हम इसको 3 से काट देंगे, ये आ जाएगा देखो 3 तिरिक का 9 और 3 चौको 12। तो एलसीएम जो हमारा आएगा, तो इस 34 का हम गुणा करते हैं किसमें? 657 गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। नहीं तो मैंने तरीका बताया कि 34 को तोड़ देते हैं 3 घन 4 इस तरीके से, और इसमें गुणा कर देते हैं 657। अब देखो आगे, तो सबसे पहले 3 का करो ना, 3 का करो 657 में, आसान है। तो 3 7 21 का 1 हाथ आए 2, और 3 5 15 तो 17 के 7 हाथ आए 1, 3 6 18 1 19, और ये 30 का जो 0 है इसके आगे लगा दो, धन करो। अब 4 का हम कर देते हैं इसमें, है ना। 4 का करेंगे तो 4 7 28 का 8 हाथ आए 2, और 4 कच्चे 20 और 2 हाथ से 22 का 2 हाथ आए 2, 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा? 36। फिर दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो इकाई अंक यहाँ 8 है, यहाँ 0 है। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 8। दहाई अंक यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 कितना हो गया? दहाई अंक 3। सैकड़ा अंक यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 6 13 के कितना हो जाएगा? 3 हाथ आए 1। हजार अंक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखो कितना है? 9, तो 9 2 11, एक हासिल कितना हो गया? 12 के 2 हाथ आए। अब यहाँ 1 बचता है, 1 में हासिल 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2, तो कितना आ गया? 22,338। ये क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 है। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, ये क्या है? ये 6 की पावर n है, अंक 0 पर समाप्त होती है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होती है, यानी कि n क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर देखो एक नोट है यहाँ पर, इसे आप समझ लीजिए। नोट में क्या कहा गया है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए? कि 2 गुणे 5 के रूप में। कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड कितना हो? 2 गुणे 5 का, इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिया गया है 6 की घात n, तो इस 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 6 कितना आएगा? 2 गुणे 3। अब चूंकि इसकी घात n है तो यहाँ पर n लगा देंगे। तो एक संख्या 2 है लेकिन दूसरी संख्या 5 नहीं है, 5 की जगह पे क्या होता है? 3। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
6 की पावर n जो होता है अंक, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक लाइन लिख देते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि किसी भी मान n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड कैसा होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, जबकि 6 की पावर n कैसा आ रहा है? 2 गुणे 3 का रूप आ रहा है। प्रश्नावली 1.1 का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, और दूसरा है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या। यहाँ पर कुछ इस तरीके की संख्याएं दी गई हैं, उसे भी हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या है। तो मैंने आपको बताया है कि भाज्य संख्या क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है परिचय वाले। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, मतलब कि कोई संख्या हो और वो संख्या एक और अपनी संख्या के अलावा दूसरी संख्याओं के भी पहाड़े में आती है या दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो रही है, तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 8 है तो 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी और 8 से होगी, यानी कि 1 और 8 के अलावा भी 2 संख्या 2 और 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्या ये दिया गया है गुणा के रूप में, जैसे 7 गुणे 11 गुणे 13 और धन 13 है ना, तो इसको हमें ज्ञात करना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 13 है और यहाँ 13 है, तो सबसे पहले हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ से 13 हमने निकाल लिया, कितना बच्चा 1, और यहाँ से भी 13 निकला है तो धन कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए 13 और 11 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 77, और फिर 1 में गुणा करेंगे कितना आया 11 से 77, 77 ही रहेगा और धन 1। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 13 गुणे 77 और 1 कितना हो गया 78। अब यहाँ पर हमें देखो 2 गुणनखंड मिल जाएंगे, 13 है और 78 है और 1 भी होगा, और इन संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो भी उससे विभाजित होगी। तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर है, 1 से ज़्यादा फैक्टर है। अगर आप इसको देखिए 78 का अगर हम गुणनखंड यहाँ पर निकाल देते हैं तो ये देखो 2 से कटेगी ना, तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, फिर ये 3 से कट जाएगी, 3 एक 3 3 3 का 9, और 13 अभाज्य संख्या है, 13 एक 13। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा 13 गुणे, अब 78 का कितना आया है 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 1 के अलावा और भी संख्याएं इसके गुणनखंड में, इसलिए यह कहलाएगी एक भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। तो इसी तरीके से दूसरे प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 6 का दूसरा, इसमें देखो है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये कौन सी है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ 2 बार है, तो जब हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 और 5 यहाँ से निकल गया, कितना आया 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब देखो सबका गुणा कर दो, 7 6 42 से करने में कितना हो जाएगा 42 है ना, अब ये 4 3 12 गुना 24 से करने में कितना आ जाएगा 24। ठीक है, और धन 1। अब देखिए 5 और 42 और 24 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1008 और धन 1। अब आगे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5 तो है ही है गुणा, और 1008 और धन 1 कितना आ जाता है 1009। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, 5 है और 1009 है, इसका गुणनखंड 1 भी होगा और खुद ये संख्या भी होगी। तो इसलिए कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, इसलिए कहलाएगी एक भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसी चीज़ को हम एक लाइन में यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा कि यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी। यह हमारी प्रश्नावली 1.1 का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। इसमें है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें यह कहा जा रहा है कि इस तरीके से देखो एक वृत्ताकार मैदान है ना, इसमें यह कहता है कि ये जो सोनिया है वो इस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर जब लगाती है तो उसको कितना लगता है 18 मिनट लगता है।
और रवि जब एसी का एक चक्कर पूरा करता है तो उसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान लो स्थान ये है, इस स्थान से एक ही स्थान से और एक ही समय पर दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो इसी स्थान पर मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना होगा। क्योंकि देखो रवि को, सोनिया को 18 मिनट में ये पूरा करती है और रवि जो है इसको 12 मिनट में पूरा कर लेता है। अब जब दोनों एक स्थान से प्रारंभ करेंगे तो वो कहीं पर भी मिल सकते हैं ना, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं ना, दोनों का मिलन कहीं भी होगा। लेकिन कब वो यहाँ आकर के मिलेंगे, तो ये एक लंबे अंतराल है। जब कोई चीज़ लंबा अंतराल हो जाता है तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो सीधा आप क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये देखो 2 9 18 हो जाएगा और फिर 3 3 का 9 हो गया और फिर 3 1 9 3 आ गया। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा कि 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब इसी तरीके से 12 का हम निकाल लेते हैं। तो ये देखो हमारा कटेगा 2 6 12 और फिर देखो 2 3 6 और ये 3 जो है 3 1 9 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा कि 2 गुणे 3। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर होगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे छोटी संख्या यहाँ कितनी है, 2, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, सबसे ज्यादा बार कहाँ है, 12 के गुणनखंड में, तो हम इसको ले लेंगे कि 2 बार आई है। अब अगली संख्या हमारी कौन है, 3, देखो यहाँ 18 के गुणनखंड में 2 बार है और 12 के गुणनखंड में 1 बार है। तो एलसीएम निकाल के क्या समय क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा बार होगी उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगी 3 गुणे 3। अब सबका हम गुणा कर देते हैं, तो 2 गुना 4, 4 3 12 और 12 3 कितना होता है, 36। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कि 36 मिनट, यानी कि वो 36 मिनट बाद जो है पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारी प्रश्नावली 1.1। कौन सी थी, प्रश्नावली 1.1 आज इस वीडियो में समाप्त हो जाती है। इसके पहला जो था पार्ट 1 यानी भाग 1 में हमने कितने 1 से लेकर के 3 प्रश्नों को किया और उसके पार्ट 2 ये है, इसमें हमने प्रश्न नंबर 4 से 7 तक कंप्लीट किया और अपनी प्रश्नावली को समाप्त कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर मेरा ये जो चैनल है स्टडी एज है ना, यहाँ पर आपको मैथ है ना, अभी मैथ चल रही है, साइंस भी आएगी है ना, और हो सकता है कि इंग्लिश की ग्रामर है उसकी भी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाएगी। तो अगर आप क्लास 10th में है ना कि एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अपनी पकड़ जो है मजबूत करना चाहते हैं मैथ साइंस में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें है ना, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें और प्यारा सा छोटा सा लाइक भी दे दिया करें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।